सो अभी मैं डिज़ाइन रन करता हूँ इसी का आपके सामने, और फिर कुछ सैम्पल रिजल्ट्स इसके देखते हैं। डिस्प्ले यहाँ पर डिज़ाइन में मैं कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाता हूँ। सो ये वाला फीचर जो प्रेफरेंसेस वाला है ये हमने कल देखा था। सो मैं बस एक ही चीज़ रिपीट करूँगा अगेन कि कोई भी चीज़ आपने डिफ़ॉल्ट में नहीं, उस पर यकीन नहीं करना खुद जब तक आप अपनी बिल्डिंग के लिए वेरीफाई ना कर लें कि ये नंबर मेरे बिल्डिंग को सूट करता है या उसके लिए सूटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने कल कहा था कि रियल बिल्डिंग के लिए जब करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सारा ही रेड हो चुका होगा, विच मीन्स कि आपने सभी मॉडिफाई किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, साइज्मिक डिज़ाइन कैटेगरी पहले से ही डी असाइन हुई है, लेकिन ये ए से लेके एफ तक हो सकता है। ठीक है, सो आपने अपनी बिल्डिंग को एक साइज्मिक डिज़ाइन कैटेगरी SDC असाइन करनी होती है बेस्ड ऑन हैज़र्ड नंबर्स जो आपकी साइट पे आ सकते हैं। तो SS और S1 जो आपकी साइट के नंबर्स हैं हैज़र्ड के, उनकी बेस पर आप पहले टेबल्स अवेलेबल हैं जिनमें देख के फैसला करते हैं कि ये साइज्मिक डिज़ाइन कैटेगरी मेरी बिल्डिंग की है। अभी आई नो कि आपने चूँकि वो एग्जैक्टली नहीं देखा हुआ, वो टेबल नहीं देखे हुए, सो आप रिलेट शायद ना कर सकें, बट समरी ये है कि बहुत से ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपने प्रोग्राम को प्रोवाइड करने हैं। डिज़ाइन में जाहिर है कि चूँकि दोनों चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं और उतनी ही चीज़ें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो वो सारे डिसीजन आपने प्रोग्राम को करके देने हैं ताकि वो बस सिंपली एक फ़्लो चार्ट इम्प्लीमेंट करे और आपके फाइनल सामने रीइंफोर्समेंट आ जाए। कंट्री के लिए नहीं, ये हर साइट के लिए डिफरेंट होगा। जैसे मैंने बताया ना कि ये साइज्मिक हैज़र्ड के जो पैरामीटर्स हैं SS और S1, उसका फंक्शन है ये। तो टेबल्स अवेलेबल होंगे कोड में इस तरह के कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी SS इस रेंज में है और S1 इस रेंज में है तो अब ये SDC A है, और अगर इस रेंज में है तो B है। IBC वाले ही साइज्मिक डिज़ाइन कैटेगरीज आपके बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में भी यूज़ हो रहे हैं, वही चीज़ एग्जैक्टली आ जाएगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो SS और S1 है वो अब आपका अपना पाकिस्तान का अपनी साइट का नंबर होगा। सो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक साइट जो है वो SDS, उसका एक ख़ास SDS होगा या SS होगा, S1 होगा। अब इसमें रिस्क कैटेगरी भी इन्वॉल्व है और वो फंक्शन है इस चीज़ का कि आपकी बिल्डिंग किस मकसद के लिए यूज़ होगी। अगर वो वेयर हाउस है तो उसमें लाइफ को थ्रेट कम है, अगर वो हॉस्पिटल है या स्कूल है तो थ्रेट ज़्यादा है। सो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से रिस्क कैटेगरी डिक्लेयर होगी ये बिल्डिंग की, फिर वो SS और S1 के साथ मिल के आपको एक फ़ाइनल चीज़ देगी। तो आप अपनी बिल्डिंग को फाइनली एक साइज्मिक डिज़ाइन कैटेगरी देंगे, ठीक है, जो कि इन सब चीज़ों का फंक्शन होगी। इसमें कोई साइंस नहीं है, वो टेबल आप देख लें तो आप अपनी बिल्डिंग को एक, ये ऐसे ही है जैसे पहले जोन होता था, ठीक है, जोन A B, जोन 1 2 या 2A 2B, इसी तरह अब SDC का कॉन्सेप्ट है जो नए कोड में है। ठीक है, सो ये आपने अपनी बिल्डिंग का जो है वो देख के देना होगा। इसी तरह ये रिडंडेंसी फैक्टर है, ओमेगा फैक्टर है, ये सारे टेबल्स अवेलेबल हैं जिनमें स्ट्रक्चरल सिस्टम का फंक्शन है ये फैक्टर्स। तो अगर आपकी शीयर वॉल बिल्डिंग है ये नंबर डिफरेंट है, फ्रेम बिल्डिंग है ये नंबर डिफरेंट है। सो लिहाजा अपनी बिल्डिंग को ये सारे नंबर्स आपने खुद वेरीफाई करने हैं, वरना प्रोग्राम ये ब्लू कलर वाले नंबर ही यूज़ कर लेगा और आपका सारा डिज़ाइन की आउटपुट गलत हो जाएंगी। इसी तरह आप देखें कोई ख़ास किस्म की बार्स अवेलेबल ही नहीं है आपके मार्केट में, कोई ख़ास डाया की बार्स, और या आप कोई ख़ास बार ही यूज़ करना चाहते हैं नंबर 7 की या नंबर 8 की या 6 की, उस सूरत में ये काम भी प्रोग्राम को बताया जा सकता है, और वो ये सेकंड ऑप्शन है, रीबार सिलेक्शन रूल्स फॉर कॉलम्स और फिर रीबार सिलेक्शन रूल्स फॉर बीम्स। कॉलम्स में करेंगे तो आप यहाँ सारी स्मॉलेस्ट बार साइज़ क्या हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल में, लार्जेस्ट क्या हो सकता है, इसी तरह टाइज में क्या स्मॉलेस्ट हो सकता है, क्या मैक्सिमम स्पेसिंग, क्या मिनिमम स्पेसिंग, ये सारे जो आपने डिसीजन लेने थे बेसिकली डिज़ाइनर ने, ये प्रोग्राम के अंदर डाल देंगे ताकि प्रोग्राम जब ऑटोमेट करे तो इन सारी कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखे। इसी तरह बीम के भी आप देखें कि डिज़ाइन में ये बीम के सिलेक्शन के रूल्स हैं,
कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में। और आई रिपीट अगेन कि ये सब काम तब हो रहा है जब एनालिसिस रन हो चुका है, अब डिज़ाइन रन होने जा रहा है। ठीक है, सो बीम के सिलेक्शन के रूल्स भी हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल के भी हैं, इसी तरह डिटेलिंग के कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। कई दफ़ा आप ये सब चीज़ें आप जब इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम किस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहा है डिज़ाइनर को। ठीक है, सो ये जितने आप मुमकिन हो सके अपनी जो रियल डिसीजंस हैं वो इन कमांड्स में या कंस्ट्रेंट्स में कन्वर्ट कर लें। इसी तरह आप रन करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में। इससे पहले चलें ये एक देख लें, सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस की ऑप्शन है। इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो आपने पहले डिफ़ाइन किए हुए हैं, डिफ़ाइन लोड कॉम्बिनेशंस में जाके वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑटोमेटिकली डिज़ाइन में इस्तेमाल हो जाएंगे। उनमें से जो आप डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं उनको इधर सेलेक्ट करके डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस में डाल दें। सो लेफ़्ट साइड पे ये सारी लिस्ट है, राइट साइड पे जो आपने कॉम्बिनेशन में डाल दिए हैं। ये प्रोग्राम खुद बताएगा। ठीक है, यानी प्रोग्राम आप सारे डिज़ाइन कॉम्बिनेशन के लिए डिज़ाइन रन कर देंगे और डिज़ाइन रन होने के बाद प्रोग्राम बताएगा कि फ़लाँ कॉम्बिनेशन इस बीम के लिए या इस कॉलम के लिए क्रिटिकल साबित हुआ है। एक कॉम्बिनेशन सारे स्ट्रक्चर को गवर्न नहीं कर सकता, हर एलिमेंट के लिए देखेंगे कि ओवरऑल भी कर सकता है बट इस तरह देखा नहीं जाता, यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट देखा जाता है कि किस कॉम्बिनेशन में, लेकिन आम तौर पे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, इसने ज़्यादातर एलिमेंट्स के डिज़ाइन को गवर्न किया। सो अभी आप पूरी लिस्ट डाल देंगे, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं बिल्डिंग कोड के मुताबिक वो सारे डिज़ाइन कॉम्बिनेशन के तौर पे डिक्लेयर करके ओके कर देंगे और उसके बाद फिर रन कर लेते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट डिज़ाइन या चेक। ठीक है, अब ये चेक की ऑप्शन क्यों है? क्योंकि प्रोग्राम को पता है कि हो सकता है यूज़र ने कुछ एलिमेंट्स की जो है वो डिज़ाइन ऑप्शन ना रखी हो, चेक ऑप्शन रखी हो कि उसमें स्टील डाल के यूज़र देखना चाह रहा है कि ये ओके है या नहीं ओके, तो इसलिए स्टार्ट डिज़ाइन स्लैश चेक। सो अभी इसको चूँकि एनालिसिस रन नहीं हुआ हुआ तो ये ऑप्शन भी अभी लाइव नहीं है। मैं इसी का वो रन हुआ हुआ मॉडल ओपन करता हूँ जिसमें एनालिसिस भी रन हुआ हुआ है और उसके बाद फिर डिज़ाइन भी रन हुआ हुआ है। इसमें जब आप डिज़ाइन में जाएंगे कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में, अब ये यहाँ पे इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे लाइन एलिमेंट्स यानी बीम्स और कॉलम्स जो फ्रेम है, फ्रेम ये हाईलाइट होंगे येलो कलर में, बारी बारी रन होंगे, 1-2 मिनट में ये रन हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाली काफ़ी ऑप्शन सारी अवेलेबल हो जाएंगी, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो यही है, डिस्प्ले डिज़ाइन इंफॉर्मेशन। इसमें आपके पास जो डिज़ाइन आउटपुट है उसकी ये सारे जो फीचर्स हैं ये अब अवेलेबल हो गए हैं देखने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए। सबसे पहली चीज़ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग, बीम्स और कॉलम्स में इसी व्यू के ऊपर ही रीइंफोर्समेंट की अमाउंट जो है वो लिखी जाएगी। जब मैंने इसको अप्लाई करके ओके किया, या इसको चले मैं साइड पे कर देता हूँ, अब मैं जूम इन करता हूँ तो हर बीम और कॉलम के ऊपर अगर आप देखें ये एक बीम है लेट से, तो इसके ऊपर 3 लोकेशंस पर, दोनों एंड्स पर और एक मिड में, 3 लोकेशंस पर टॉप रीइंफोर्समेंट की अमाउंट और बॉटम रीइंफोर्समेंट की अमाउंट लिखी आ रही है। मैं किसी एक बीम को राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा जो मुझे अब वो इन्फॉर्मेशन देगा जो आप पूछ रहे थे कि किस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट आई है। सो अब देखें इसमें हाईलाइट हुआ है कॉम्बो 4। असल में अगर इस पूरे टेबल को देखें तो ये इस एक बीम के लिए हर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट हैं, लेकिन हाईलाइट वो हुआ है जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है। और हर कॉम्बिनेशन भी नहीं बल्कि हर कॉम्बिनेशन के बाद आगे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रिजल्ट हैं। सो ये जो स्टेशन लोकेशन है, स्टेशन का मतलब है कि इसके लेंथ के अलॉन्ग किस जगह पे जो है वो ये रिजल्ट अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो देखें एक कॉम्बिनेशन 3 को देखें, कॉम्बिनेशन 3 स्टार्ट हुआ है। अब ये काफ़ी ज़्यादा सारी रोज़ जो हैं ये कॉम्बिनेशन 3 की हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन 3 असल में देखें स्टार्ट हुआ है ये यहाँ से, ये 2 है और आगे 3 है। 3 में देखें 0.75, 1, 2 और फिर आगे ये स्टेशन बढ़ रहे हैं।
यानी एक एंड से प्रोग्राम शुरू करेगा, उसके रिपोर्ट करना शुरू करेगा और आगे चला जाएगा पूरी लेंथ तक, ये 23 तक चला जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन 4 के आगे रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो हाईलाइटेड रो होगी ये क्रिटिकल होगी, इसकी अगर आपने डिटेल देखनी है तो डिटेल पे क्लिक करें। सो एक 1 पेजर समरी ओपन हो जाएगी जिसमें इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट डिज़ाइन की सारी डिटेल्स होंगी। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसकी ये लेंथ इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है जो क्रिटिकल हुआ है, ये इसका नाम था क्रॉस सेक्शन का। ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ प्रोग्राम ने इस्तेमाल की हैं, ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ प्रोग्राम ने इस्तेमाल की हैं। 3000 FC प्राइम दिया गया था, 60,000 FY दिया गया था। ये फी फैक्टर प्रोग्राम ने उठाए हैं कोड से, बेसिकली ये वो प्रेफरेंसेस वाले हैं। अब ये 3 टेबल आगे हैं जो क्रिटिकल टेबल हैं, जो समरी रिजल्ट दे रहे हैं मोमेंट के अगेंस्ट डिज़ाइन, शेयर के अगेंस्ट डिज़ाइन और टॉर्शन के अगेंस्ट डिज़ाइन। सो मोमेंट में डिज़ाइन मोमेंट पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या इस्तेमाल किया प्रोग्राम ने, और री बार जो कैलकुलेट की है उसके नतीजे में वो क्या की है, मिनिमम क्या थी उससे कंपेयर करके आखिर में रिक्वायर्ड री बार क्या है, ठीक है। अगर मिनिमम ज़्यादा है तो मिनिमम वाली प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अब शेयर में भी यही पैटर्न है और टॉर्शन में भी यही पैटर्न है। अब देखें टॉर्शन में फॉर एग्जांपल आपका जो TU है वो 0.92 है किप फिट, जबकि थ्रेशोल्ड टॉर्शन जो है वो 3.8 है। तो इसका मतलब है टॉर्शन स्टील की ज़रूरत नहीं है, तो आगे वो ज़ीरो एरिया कैलकुलेट हुआ है। लेकिन इसके बरक्स आप शेयर को देखें, VU 31 किप था और फी VC 18 किप है, ठीक है। सो वो कम है, इनका जो डिफरेंस होगा वो आप स्टील से रेजिस्ट करवाएंगे और वो स्टील जो प्रोग्राम ने कैलकुलेट की है वो 0.19 इंच स्क्वायर पर फिट है, ठीक है। आप इसको किसी भी स्पेसिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम ये तीनों टाइप की स्टील जो है वो आपको एक टेबल में एक टेबल में दिखा देगा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी कोई ओवरराइट दे सकता हूँ, यानी मैं फॉर एग्जांपल इस एक रो को सेलेक्ट किया हुआ है मैंने और ओवरराइट पे क्लिक किया, और अब देखें यहाँ पर मैं कोई भी तब्दीली स्पेसिफिक बीम के साथ करूँगा, रियल टाइम में इसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि कंसीडर टॉर्शन है, इसको मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, टॉर्शन कंसीडर ना की जाए डिज़ाइन में, और ओके करता हूँ। तो अब दोबारा डिटेल पे क्लिक करूँगा उसी रो को सेलेक्ट करके, तो आप देखें टॉर्शन वाला टेबल निकल गया इसमें से। तो मतलब रियल टाइम में डिज़ाइन में कोई मैं डिसीजन उसी वक्त ले भी सकता हूँ। सो इसको ओके कर देंगे और दोबारा से उसी व्यू पे आ जाएं कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक हर बीम का 3 डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर टॉप और बॉटम स्टील या पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट के अगेंस्ट जो स्टील है वो लिखा हुआ है। अगर मैं ये कोई और चीज़ देखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसी स्टील को मैं परसेंटेज में देखना चाह रहा हूँ, तो अप्लाई करूँगा तो अब यही नंबर तब्दील हो जाएंगे, ये परसेंटेज में आ जाएंगे। ये देखिए अब ये परसेंटेज में आ गए हैं, रो की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट हो गई है। कोई और शेयर रीइंफोर्समेंट मैं देखना चाह रहा हूँ, अब ये नंबर चेंज हो जाएंगे। सो एक एक बीम का एक एक कॉलम का आप ये सारे डिज़ाइन के रिज़ल्ट देख सकते हैं। कॉलम PMM इंटरेक्शन रेशोज़, अब यहाँ पर देखें प्रोग्राम वो सरफेस के ऊपर अप्लाइड लोडिंग लगा के हमें दिखाएगा। मैं अप्लाई करता हूँ, अब देखें कि इसमें इस पर्टिकुलर जो मॉडल है इसके अंदर सारे के सारे कॉलम टू बी डिज़ाइंड थे, टू बी चेक्ड नहीं थे। यानी मैंने प्रोग्राम को ये कहा हुआ था कि जो मैं स्टील दे रहा हूँ इसको इस्तेमाल ना करें, या जो डिफ़ॉल्ट में डली हुई है इसको इस्तेमाल ना करें, खुद से स्टील कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन वो PM इंटरेक्शन सरफेस और सब कुछ। तो प्रोग्राम देखें जो DC रेशो रिपोर्ट कर रहा है, कैपेसिटी PMM इंटरेक्शन रेशोज़, वो सारे के सारे कॉलम पिंक रेंज में हैं, 0.9 से 1 रेंज में। यानी बड़ी अच्छी DC रेशो प्रोग्राम ने सेट की है, ऐसी स्टील दी है जिससे ये DC रेशो बन गई है। वो स्टील अगर देखना चाहें तो वो फर्दर आप रिज़ल्ट में इसी टेबल में ऑप्शन अवेलेबल है। बट अभी मैं लेट से इसी PMM इंटरेक्शन रेशोज़ में जूम इन करके किसी एक कॉलम पे क्लिक करता हूँ। ये एक कॉलम है, इसको मैंने राइट क्लिक किया तो उसी तरह का टेबल आ गया। बट अब ये चूँकि कॉलम है तो एक एडिशनल डिटेल में भी जा सकते हैं, उसी तरह की समरी आ जाएगी। ये कॉलम है और सारी समरी आ जाएगी, लेकिन आप अब ये इंटरेक्शन में भी जा सकते हैं।
इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का एक टेबल आ जाएगा जिस तरह का पहले आपने सेक्शन डिज़ाइनर में देखा। लेकिन अब देखें ये जो ब्लू कलर के लाइन है या ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये अप्लाइड लोडिंग के डॉट्स हैं, और किसी एक पे क्लिक करें तो बताता है प्रोग्राम कि ये किस कॉम्बिनेशन की लोडिंग है या किस कॉम्बिनेशन का ट्रिपलेट है। सो आप ये देखें मैं कर्सर पे लेके जा रहा हूँ तो बता रहा है कॉम्बिनेशन 1 P इतना था, M2 इतना था, M3 इतना था और DC रेशो 0.3 थी। किसी और का देखेगा तो DC रेशो कुछ और हो जाएगी। अब मैं ये सब कॉम्बिनेशन 7 का देख सकता हूँ, हर एक का देख सकता हूँ, राइट। सो अब यहाँ पर देखेंगे और देखें उसी तरह राइट हैंड साइड पे ये जो फिगर आती है ये भी रियल टाइम में मेरे कर्सर के मुताबिक चेंज होती है, और आप देख सकते हैं कि आप के सारे कॉम्बिनेशंस इसके अंदर हैं। सो इसको भी देख लेंगे। इसी तरह आप पूरा टेबल ये खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि इसमें और क्या क्या आउटपुट्स आ रही हैं। मैं एक और फॉर एग्जांपल चीज़ दिखाता हूँ कि टॉर्शनल रीइंफोर्समेंट अप्लाई करेंगे। अब ये सारी 0 0 हैं, पूरा जो आपका मॉडल है वो 0 0 शो करेगा ज़्यादातर, क्योंकि आम तौर पे रेगुलर किस्म के स्ट्रक्चर में टॉर्शन इशू नहीं होता। तो जो रीबार कैलकुलेट की हैं वो सारी 0 0 होंगी मोस्टली। शीयर प्लस टॉर्शन रीइंफोर्समेंट, यानी शीयर की भी और टॉर्शन की भी इकट्ठी अगर हम देखना चाहें तो वो भी मैं अप्लाई करूंगा तो वो नंबर आ जाएगा। अब ये देखें ये शीयर और टॉर्शन की इकट्ठी रीइंफोर्समेंट है। देखिए प्रोग्राम की जो अभी अप्रोच है ना वो ये है कि अगर क्रॉस सेक्शन पास हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर स्टील कैलकुलेट करके उसकी अमाउंट देगा, क्रॉस सेक्शन को आपके ब्याफ पे रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिज़ाइनर की बहुत पहली जिम्मेदारी ये है कि वो एक अच्छा क्रॉस सेक्शन साइज़ ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल करे। अगर वो एक पहले से स्टील की अमाउंट गैस नहीं कर सकता ना किसी बिल्डिंग के बारे में, एक रेंज गैस नहीं कर सकता, तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन अगर वो ट्रायल क्रॉस सेक्शन ही नहीं गैस कर सकता फिर वो एक अच्छा डिज़ाइनर नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये काम प्रोग्राम आपके लिए नहीं करेगा कि वो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ट्राई करे कंक्रीट के लिए। स्टील के लिए आप एक ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन है, इसमें फीचर है कि आप एक पूरी रेंज दे देते हैं क्रॉस सेक्शंस की और प्रोग्राम सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन आपको बता देता है। लेकिन देखें स्टील में तो पैरामीट्रिक क्रॉस सेक्शन होते हैं ना, यानी वो वेल डिफाइंड होते हैं, उनके फिक्स साइजेस होते हैं, तो आपको पता है ये मार्केट से यही साइज़ मिलेंगे, मैं अपनी मर्जी से कोई साइज़ नहीं दे सकता। तो आपकी वो डेटाबेस अवेलेबल है ई टैब्स में, आप वो ऑटो सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोग्राम उसमें से ऑप्टिमम बता देता है। लेकिन असल में वो यही कर रहा होता है कि डिमांड और कैपेसिटी को इक्वेट करता है, और स्टील सेक्शन में तो जो कैपेसिटी है वो उसकी थिकनेस से आ रही है ना, उसके क्रॉस सेक्शन डायमेंशन से आ रही है, उसमें तो कोई रीबार नहीं है ना। कंक्रीट में तो रीबार है, ठीक है। सो लिहाजा प्रोग्राम क्या करेगा कि रीबार कैलकुलेट करेगा जो डिमांड और कैपेसिटी को इक्वल करेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा प्रोग्राम आपको कि आप इसमें क्रॉस सेक्शन कम करने से पैसे बचा सकते हैं। हाँ, ये फैसला आपने खुद करना है डीसी रेशोज़ को देख के। हाँ, प्रोग्राम में ये फीचर भी है एक के, जैसे आपने देखा था ना कि शियर और टॉर्शन के इकट्ठे के अगेंस्ट क्रॉस सेक्शन को आपने चेक करना होता है, क्रॉस सेक्शन साइज चेंज करना होता है अगर फला चीज़ ना पूरी हो, उस तरह के चेक प्रोग्राम लगाएगा और इंडिकेट करेगा कि क्रॉस सेक्शन साइज नॉट इनफ, ओवर स्ट्रेस्ड की ऑप्शन दे देगा, ओवर स्ट्रेस लिखा आ जाएगा एलिमेंट के साथ, वो रेड कलर में शो हो जाएगा। डिज़ाइन रन होने के बाद अभी जिस तरह सारे के सारे लिखे आ गए हैं ये रीबार की अमाउंट, असल में तो ये तो चूँकि एक ऑलरेडी डिज़ाइन बिल्डिंग है ना, इसमें जो सब कुछ पहले से हुआ है, बट असल में आप ये देखेंगे कि रन होने के बाद कुछ एलिमेंट्स रेड हुए हुए आएंगे और उनकी रीइंफोर्समेंट रिपोर्ट नहीं होगी। जब आप उसको डिटेल्स में जाके उसका वो समरी खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये ओवर स्ट्रेस्ड हो रहा है, यानी ये इसका क्रॉस सेक्शन चेंज करें। लेकिन प्रोग्राम आपके लिए चेंज करके री रन नहीं करेगा, ठीक है, ये आपने खुद करना है कंक्रीट के लिए। जी हाँ बिल्कुल, देखें बीम की डेप्थ मालूम करना तो बहुत इजी है, कोड में डायरेक्टली एक्सप्रेशंस अवेलेबल हैं कि इतनी डेप्थ बीम की एल ओवर दिस ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। सो बीम की डेप्थ का हिसाब लगा लें और
विड्थ के तो 3-4 ही रूल्स हैं, यानी बीम रेक्टेंगुलर होती है, स्क्वायर नहीं होती, तो जो डेप्थ आपकी आ गई है उससे कम होगी विड्थ। आमतौर पे हमारी फील्ड में 3-3 इंच के इंक्रीमेंट चलते हैं, 9 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, इस तरह। सो ये चंद बातें आपको मालूम हो तो आप एक इनिशियल साइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर भी ये मुमकिन है कि एक इनिशियल साइजिंग करके आप डिज़ाइन तक पहुंच जाएं और डिज़ाइन रन होके आपको पता चले कि ये साइज़ काफ़ी नहीं है, ओवर स्ट्रेस्ड आ जाए आपका सेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कोई ओवर स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज ये डिज़ाइंड बिल्डिंग है ऑलरेडी, तो इसके सारे क्रॉस सेक्शन इनफ हैं। वरना यहाँ पे कोई बीम जो है वो मुमकिन है कि रेड कलर में आ जाती और वो OS लिखा आ जाता उस पर। बिल्कुल, ये इस तरह से एक कस्टमाइजेबिलिटी इसमें अवेलेबल है, और वो ये है ग्रुप्स की फीचर है जो यहाँ पर डिज़ाइन ग्रुप्स है। इंटेंशनली मैं छोड़ गया हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। सेलेक्ट डिज़ाइन ग्रुप्स, डिफ़ॉल्ट में कोई ग्रुप नहीं हुआ हुआ, विच मीन्स के अभी इस पर कोई इस तरह की कंस्ट्रेंट नहीं है कि इन ग्रुप्स को इकट्ठा डिज़ाइन करो, इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करो। वरना आप यहाँ पे डिफ़ाइन में जाके देखें तो ग्रुप डेफिनेशन कर सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप कर लें, और फिर ये जो ग्रुप की क्लासिफिकेशन है ये फिर सिर्फ डिज़ाइन में इस्तेमाल नहीं होती, इसके और भी प्रोग्राम में कई इस्तेमाल हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस है, एक एनालिसिस की टाइप है जो ETABS कर सकता है। उसमें वो ये करता है कि पूरा का पूरा डेड लोड इकट्ठा अप्लाई नहीं करता, बल्कि ग्रुप बाय ग्रुप, जैसे बिल्डिंग असल में बन रही होती है ना, उस तरह से वो लोड भी अप्लाई करता है। तो आप निचली स्टोरी को एक ग्रुप डिक्लेयर कर सकते हैं, ऊपर वाली 2 को एक ग्रुप, ऊपर वाली 2 को एक ग्रुप। तो प्रोग्राम जो एनालिसिस रन करेगा वो यूं करेगा कि इंक्रीमेंटली डेड लोड अप्लाई करेगा, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कहूँ कि एक 10 स्टोरी बिल्डिंग को डेड लोड के अंदर रन करें, सिर्फ डेड लोड, सेल्फ वेट, तो और रूफ के ऊपर देखें कि कितनी ये शॉर्ट हो गई है, यानी डेड लोड की वजह से ये कितनी डिफ्लेक्ट हुई है डाउनवर्ड, तो लेट्स से वो आंसर आता है 6 इंच। अब क्या रियल में बिल्डिंग 6 इंच छोटी होती है जो जब आप बनाते हैं रियल में? ऐसा तो नहीं है। आप तो जो डिफ्लेक्शन है वो बस उसमें काउंट होती जाती है, आप ओरिजिनल ज्योमेट्री तब्दील तो नहीं करते, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि असल में जब आप बनाते हैं तो 6 इंच वो ज़्यादा बना देते हैं, जिस डिफ्लेक्ट हो के वो उतनी होती है, जो क्योंकि वो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली बनने के साथ साथ कवर होती जाती है, क्योंकि बिल्डिंग स्लोली बनती है, कई महीने लगते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि रियल सिनारियो एक्चुअल लोडिंग का ये है कि आप इंक्रीमेंटली लोडिंग अप्लाई करें। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस, और ये ETAB कर सकता है। उसमें फिर अब ये ग्रुप्स का रोल है कि वो आप ग्रुप डिफाइन करते हैं जो इकट्ठे बनेंगे, जो एलिमेंट इकट्ठे बनाए जाएंगे फिजिकली जब असल में कंस्ट्रक्शन होगी। तो प्रोग्राम मिमिक करता है कंस्ट्रक्शन को, और आपको वो नज़र आएगा कि इस तरह से डिफ्लेक्शन बढ़ रही है जैसे जैसे ये बनती जा रही है आपकी ये जो बीम है, ये जो भी आपकी बिल्डिंग है। सो यहाँ पर आप ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको स्किप करूँगा। मैं कुछ और रिज़ल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिखाऊँ आपको, नहीं, ये असल में आप उस एक ग्रुप के लिए एक डिज़ाइन प्रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं। सेम तो अगर आप देना चाहें वो तो यहाँ पे भी दिलवा सकते हैं ना, जब आप सिलेक्शन के रूल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ तो कस्टमाइजेशन यहाँ भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक ग्रुप को फिर आप एक सेट ऑफ इनपुट्स दे सकते हैं, ठीक है। सो आप उनके लिए यानी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट रूल बना सकते हैं। हाँ, असल में उसके लिए फिर आप इसको टेबुलर डेटा डाउनलोड कर लें और फिर इसको सॉर्ट कर लें। डिफरेंट तरीक़ों से सॉर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्प्ले में जब शो टेबल्स में जाएंगे तो आप पहले तो एनालिसिस के रिज़ल्ट सिर्फ अवेलेबल थे, अब डिज़ाइन के भी अवेलेबल हो जाएंगे, और डिज़ाइन में फिर डिज़ाइन फोर्सेस भी हैं। अभी कंक्रीट रन हुआ है
बीम की समरी, कॉलम की समरी, ये सारे टेबुलर फॉर्म में डेटा डाउनलोड हो जाएगा। जिस जिस चीज़ को भी करेंगे ओके करेंगे, टेबल जनरेट हो जाएंगे। वो टेबल कई तरीक़ों से सॉर्ट हो सकते हैं, स्टोरी वाइज, कॉलम के साइज़ वाइज, और इसी तरह अमाउंट ऑफ स्टील के हिसाब से, कई तरीक़ों से। सो वो तो आप बाद में कर ही सकते हैं कि कुछ कॉलम्स को एक ही तरह की रीइंफोर्समेंट देना चाह रहे हैं वो आप दे दें। ऑब्वियसली कोई भी इनको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर लेगा, बल्कि कोई ना कोई इसके ऊपर एडिशनल डिसीजन मेकिंग करेगा। असल में देखें, इसमें जैसे मैंने बताया ना, डिज़ाइन एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है ना, जैसे कि एनालिसिस है। सो डिज़ाइन में बहुत से डिसीजन हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। वो कंस्ट्रेंट्स जैसे जैसे प्रोग्राम्स के नए वर्जन्स आ रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट हैंडल करने की फैसिलिटी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो आपको पता ही होगा कि CSI डिटेलर है, वो डिटेलिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा, यानी ये डिज़ाइन इनपुट, ये जो डिज़ाइन आउटपुट आई है, इसको वो इसकी डिटेलिंग भी कर सकता है। बट जाहिर है कि उस डिटेलिंग के दौरान इतने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के जो है चीज़ें हैं कि अक्सर इसको डिज़ाइनर जो है वो फुल्ली एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट होता है कि उसमें हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन ले लिया गया या कोई ऐसी असम्पशन बीच में फॉलो हो रही है जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। सो आम तौर पे इन नंबर्स को आप अगर बिल्कुल मैनुअल डिज़ाइन कर रहे हैं तो एज अ गाइडलाइन यूज़ करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक फ़्लो चार्ट को इम्प्लीमेंट करके ये नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। सो ये एज अ गाइडलाइन यूज़ करें और उसके ऊपर फिर एडिशनल अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स तो वो करेंगे। सो मैं एक आधा और रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं सेशन को। इसमें इसी तरह डिज़ाइन, फ्रेम डिज़ाइन में डिज़ाइन इन्फो है। इसमें लिस्ट में कोई देख लेते हैं कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़, आइडेंटिफाई PM फेलियर। ठीक है, ये अब एक्सप्लिसिट ऑप्शन है कि आप अगर एक ही व्यू में देखना चाहें कि कोई कॉलम PM में फेल तो नहीं हो रहा। PM फेलियर का मतलब एक्सियल फ्लेक्सुरल फेलियर। ठीक है, अब ये तब हो सकता है जब आपने प्रोग्राम को टू बी चेक्ड की ऑप्शन रखी हो और आपकी प्रोवाइड की हुई स्टील नाकाफ़ी हो किसी जगह पे, तो वो यहाँ पे कलर में शो हो जाएगी। सो अभी अप्लाई मैं जब करता हूँ तो चूँकि ये सारे के सारा टू बी डिज़ाइंड है तो इसमें कोई ऐसा फेलियर आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसी तरह शेयर फेलियर एक्सप्लिसिटली चेक हो सकता है। ठीक है, अब शेयर तो आपने खुद ही डिज़ाइन की है स्टील, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि शेयर फेलियर शो हो जाए डिज़ाइन के नतीजे में। हाँ, किसी जगह पर अगर शेयर में क्रॉस सेक्शन ना काफ़ी हो रहा है तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि एक ही व्यू में फेलियर कोई हो रहा है या नहीं। ऑल फेलियर्स शेयर और एक्सियल फ्लेक्सुरल दोनों इकट्ठे भी देख सकते हैं। सो अभी चूंकि इस मॉडल में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, वरना आपको यहाँ पर बीच बीच में रेड एलिमेंट्स नज़र आते जो कि आपको फिर दोबारा से मॉडिफाई करके क्रॉस सेक्शन चेंज करके पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होगा। इसी तरह आप इसी में फॉर एग्जांपल आई थिंक आप ये पूछ रहे हैं कि बाकी जो बीच में ऑप्शंस हैं, बीम कॉलम कैपेसिटी रेशो, प्रोग्राम ये रेशो भी कैलकुलेट करता है और इसी तरह कॉलम बीम कैपेसिटी रेशो, बीम की अपनी जो बीम कनेक्टिंग बीम्स हैं किसी एक कॉलम के ऊपर, उनकी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय कॉलम की कैपेसिटी MN। ठीक है, और इसी तरह बाकी भी। सो अब इसमें देख लेते हैं फर्दर कोई ऑप्शन, अगर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में नीचे चेंज डिज़ाइन सेक्शन, डिज़ाइन चेंज, किसी सेक्शन को चेंज किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है। वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिज़ाइन सेक्शन। ठीक है, यानी जो एनालिसिस में सेक्शन इस्तेमाल हुआ और जो डिज़ाइन के नतीजे में सेक्शन है वो एक ही हैं या नहीं है। सो एनालिसिस एंड डिज़ाइन सेक्शन मैच फॉर ऑल कंक्रीट फ्रेम्स। ठीक है, जो यानी प्रोग्राम ने आपका कोई सेक्शन मॉडिफाई नहीं किया। असल में देखें इसके पीछे जो प्राइमरी
फिलॉसफी है वो है स्ट्रॉन्ग कॉलम वीक बीम। इसका मतलब ये है कि कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई एक कॉलम फेल हो जाए बीम के फेल होने से पहले, बिकॉज कॉलम का फेलियर कैटास्ट्रॉफिक है, वो ग्लोबल फेलियर कॉज कर सकता है। बीम एक लोकल एलिमेंट है, बीम ने सिंपली ये करना है कि स्लैब के एरिया लोड को कॉलम्स पर या शीयर वॉल्स पर ट्रांसफ़र करना है। तो बीम का फेलियर ग्लोबल फेलियर नहीं होता मोस्टली, अनलेस के वो ट्रांसफ़र गर्डर हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल गर्डर हो। इसलिए आप ये इंश्योर करते हैं मोस्टली साइज्मिक डिज़ाइन में कि बीम की स्ट्रेंथ हमेशा कॉलम की स्ट्रेंथ से कम हो, ठीक है, यानी जब भी फेलियर हो वो बीम का हो, कॉलम का ना हो। सो लिहाजा ये रेशो कई दफ़ा इंपॉर्टेंट होती है और कोड में ये रेशो कैलकुलेट करके इसकी बेस पर कुछ चेक्स हैं जो डिज़ाइन में अप्लाई होते हैं, तो प्रोग्राम वो चेक अप्लाई करता है आपके लिए, इसलिए ये रेशो भी रिपोर्ट करता है। वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास्ट, ठीक है, कि सारे मेंबर पास हुए या नहीं हुए, आप इस एक ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑल कॉन्क्रीट फ्रेम पास द डिज़ाइन चेक। असल में इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें तो सब कुछ जो है वो पहले से डिफ़ाइन हुआ हुआ है, इसलिए इसमें कोई फेल नहीं हो रहा। इसी तरह रीसेट ऑल ओवरराइट्स और डिलीट डिज़ाइन रिजल्ट्स, डिलीट करेंगे तो आपको फिर दोबारा रन करना पड़ेगा ये सारे रिजल्ट्स देखने के लिए। इसी तरह आपके पास ये तो कंक्रीट फ्रेम का डिज़ाइन है, शीयर वॉल का डिज़ाइन भी है, सारा कुछ उसी तरह है, और स्लैब का डिज़ाइन भी है कंक्रीट का, वो भी वो सेम पैटर्न है, ठीक है। बट अभी हम सिर्फ ये कंक्रीट के फ्रेम ही के बारे में बात करेंगे। नहीं, जब तक आप उसका शीयर वॉल का डिज़ाइन रन नहीं करेंगे, वो ऐसे हैं जैसे आपके इसमें है ही नहीं, आपके मॉडल में उनके कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एनालिसिस एक दफ़ा रन हो गया, उसमें तो पूरा मॉडल इस्तेमाल हुआ है। अब उसके बाद रन जो है, जो डिज़ाइन रन हो रहा है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स का हो रहा है। सो उसमें प्रोग्राम ने, चूंकि अब इनके प्रोसेस डिफरेंट है ना डिज़ाइन के, तो फ्रेम को अलग कर दिया, इधर शीयर वॉल को अलग कर दिया, स्लैब को अलग कर दिया, ठीक है। सो इनके अलग अलग मॉड्यूल बना दिए। तो अनलेस आप शीयर वॉल डिज़ाइन का मॉड्यूल रन नहीं करेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन में, इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। ये मॉडल में शामिल तो है लेकिन इसका कोई डिज़ाइन आउटपुट शो नहीं होगा। यही मामला स्लैब का भी है कि कोई डिज़ाइन आउटपुट शो नहीं होगा जब तक आप यहाँ स्टार्ट डिज़ाइन नहीं करेंगे। स्लैब में आपको अगर याद हो तो हम पहले से स्टील नहीं दे सकते प्रोग्राम में। जब आप स्लैब का क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं तो स्टील प्रोवाइड करने की कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, लिहाजा उसमें चेक की ऑप्शन नहीं है। स्लैब को डिज़ाइन ही करेगा प्रोग्राम, यानी स्टील खुद कैलकुलेट करेगा, आपकी स्टील चेक नहीं करेगा।